केयर टेकर गवर्नमेंट 90 डेज के लिए आई है या ये 6 महीने के लिए आई है, ये 2 साल के लिए आई है। इफ यूर एक्चुअली कमिंग फॉर 90 डेज तो ये 25 लोगों की आपको क्या जरूरत है? कि ओवरऑल तश्कील को देख के कुछ ऐसा लगता है कि इट्स काइंड ऑफ स्टेटस को। आप उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स की भरमार कर दें, नेशनल और इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेट्स, तो स्टेटस को ही करना, यू नो देम। एक केयर टेकर गवर्नमेंट का काम है कि भाई 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा के घर जाए, बाय बाय। फरवरी मार्च में इंतखाबात होने ही है। There isn't a whole lot you can do in 6 months time. मैं उनको ये एडवाइस करूंगा कि सारी चीजें छोड़ के तो प्राइवेटाइजेशन के पीछे पड़े। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसकी बुनियाद रख सकती है वो 3 साल का जो अग्रीमेंट होना है, जो कि पाकिस्तान को बचा सकेगा। फिर कि डॉलर का जो रेट है वो मार्केट रेट होना चाहिए। आपके रुपये के ऊपर तो प्रेशर पड़ेगा, की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। आई डोंट सी रुपी अप्रिशिएटिंग इन एनी वे। अगर किसी के पास सबसे ज्यादा कोई चांस है टू डिलीवर तो वो बाहर के पास है। ईरान के साथ हमें ऑयल एंड गैस के ऊपर ट्रेड शुरू करनी चाहिए। IT इज आवर सेवियर। 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तान से बाहर हैं, उनके मसाइल के ऊपर तवज्जो दें। जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान के नई एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे साथ हारून ख्वाजा साहब मौजूद हैं। हमारा बीच में कुछ ब्रेक आ गई थी क्योंकि मैं भी ट्रैवल कर रहा था, हारून साहब भी ट्रैवल कर रहे थे और हमारे वो टाइमिंग्स जो है वो मैच नहीं हो रहे थे। लेकिन हमने कहा कि इस सिलसिले को दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए जहां से ये एक फोर्टनाइट पहले मुनक़ता हुआ था। आज की जो टॉपिक है हमारा वो बिल्कुल एक अहम मौजू है और वो है पाकिस्तान में अब नई हुकूमत आ गई है, निगरान हुकूमत है कहने को, और बड़ी लंबी चौड़ी उसकी काबीना भी सामने आई है, टेक्नोक्रेट्स माहिरीन पर मुश्तमिल। और ओवरऑल उसकी लोग कह रहे हैं कि ये एक अच्छी कैबिनेट है। वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात लोगों ने उनका इजहार किया है जो अपनी जगह वैलिड भी हैं, और यकीनन जब भी इस तरह की अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। लेकिन हम बात करेंगे जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्रीज हैं और जो शोबाजात हैं, वो इदारे, वो हुकूमती जो डिपार्टमेंट्स हैं जो कि पॉलिसी को तय करते हैं, जो कि अगले आने वाले कुछ महीने में हुकूमत का बंदोबस्त चलाएंगे, खुसूसन मईशत के हवाले से। तो मैं ख्वाजा साहब से उस पर बात करूंगा। लेकिन इससे पहले कि हम इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज की तरफ जाएं, हारून साहब वेलकम बैक, एंड लेट मी आस्क यू कि आपका ओवरऑल क्या इंप्रेशन है इस कैबिनेट के बारे में? आपने कैसे देखा जब लिस्ट आई होगी? यकीनन बड़े नाम फ्लोट कर रहे थे कई हफ्तों से, जी फलाना आ रहा है, फलाना आ रहा है, सूट शेरवानियां तैयार हो रही थी, बिलाखिर आ गया। सो व्हाट इज योर ओवरऑल comment on the selection of ministries, because you have worked for the government और आप इसको पूरे बिजनेस को जानते भी हैं। जी देखिए, मैं समझता हूं कि जैसे आपने खुद भी कहा कि लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो तो खैर होगा। ओवरऑल आई थिंक बैलेंस्ड और प्रोफेशनल लोग हैं। और लेकिन देखिए, एट द सेम टाइम मैं तो ओवर अ डेकेड मैं ये कहता आ रहा हूँ कि अगर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आए तो मेरी तो सजेशन जो है उनको ये होगी कि वो 5 पॉइंट्स जो मैं बार बार कहता हूँ इमीडिएटली करने वाले, जिसमें सिविल सर्विस, मीनिंगफुल सिविल सर्विस रिफॉर्म्स ऑन टॉप ऑफ द एजेंडा, फिर पॉपुलेशन कंट्रोल है, फिर जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, उसके बाद रीड्रॉइंग ऑफ पाकिस्तान बजट है, एंड वर्किंग लोकल गवर्नमेंट। तो लेकिन ऑब्वियसली ये केयर टेकर गवर्नमेंट है। अब समझ नहीं आ रही कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट 90 डेज के लिए आई है या ये 6 महीने के लिए आई है, ये 2 साल के लिए आई है। बट व्हाट काइंड ऑफ caught me off guard was कि if you're actually coming for 90 days तो ये 25 लोगों की आपको क्या जरूरत है? आपके 16 जो हैं फेडरल मिनिस्टर हैं, आपके 3 एडवाइजर्स हैं और 6 SAPMs हैं। तो ये मैंने जरा इसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, फिर इंटरेस्टिंगली रजा, उसके अंदर मैं अगेन एनालाइज कर रहा था कि इस 25 मेंबर्स जो हैं इसके अंदर 1/4 जो हैं वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। सो आपके पास जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, समी सईद साहब हैं, जहांजेब खान साहब हैं, वकार मसूद साहब हैं, अहद चीमा साहब हैं। तो सो एज सच इसकी ओवरऑल तश्कील को देख के कुछ ऐसा लगता है कि इट्स काइंड ऑफ स्टेटस को, जिसको अमेरिका में कहते हैं किकिंग द कैन, या यूके में कहते हैं कीप द बॉल रोलिंग। तो कुछ इस किस्म का वो
फिलहाल जायका आ रहा है। देखिए जी, स्टेटस को तो हारून भाई होगा ना, आप उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स की भरमार कर दें, नेशनल और इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेट्स, तो स्टेटस को ही करना, यू नो देम वेरी वेल, आप तो खुद उनके साथ काम कर चुके हैं और कई कई किस्से कहानियां सुनाते रहते हैं आप, तो वो तो स्टेटस को तो बिल्कुल आएगा। लेकिन मैं ये भी समझता हूं, देखें जो आपने एक बात कही है ना इनकी टर्म की, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आज की हमारी गुफ्तगू का मकसद भी ये है, क्योंकि मेरे नजदीक एक केयर टेकर गवर्नमेंट का काम है कि भाई 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा के घर जाए, बाय बाय। लेकिन अभी खैर 90 दिन तो नहीं हो रहे, 120 दिन या उससे ज्यादा लग रहे हैं, बिकॉज वो नया हल्का बंदियों का और मर्दमशुमारी का एक नया बीच में आ गया है कि जी वो नई सेंसस के मुताबिक जो है डिलिमिटेशन होंगी और इलेक्शन उसके मुताबिक होंगे। अगर वो करते भी है तो ये 6 महीने से ज्यादा नहीं है, फरवरी मार्च में इंतखाबात होने ही है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस और उनके साथी, मेरा नहीं ख्याल कि वो इससे आगे जाने देंगे। बहरहाल वो तो हम आगे देखेंगे क्या होगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर हम सबसे अहम जो की हुकूमत का जो कारोबार चलाने वाली मिनिस्ट्रीज हैं, फाइनेंस जैसे हम स्टार्ट करते हैं, जरा उसके बारे में भी बताएं। मैं आपको पहले से ये बता दूं कि जो शमशाद साहिबा हैं वो फॉर्मर पहले भी रही हैं गवर्नमेंट की पोजीशन में, मेरी वो फॉर्मर कॉलीग भी थी जब मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में काम करता था, सीनियर थी मुझसे, और बड़ी वहां पे उनका बड़ा नाम था, और बड़ी उन्होंने जैसे कहते हैं अच्छी परफॉर्मेंस पर, फिर बाद में वर्ल्ड बैंक चली गई, लीव पर गई, फिर पाकिस्तान आ गई, स्टेट बैंक में लग गई, वगैरह वगैरह। और फिर वकार मसूद साहब जो कि साबिक फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रोल अदा कर रहे हैं। तो ये तो खैर मैं तो बड़ी एक उनका इंट्रो दे रहा हूं, आप जरा तफसील में ये बताइए कि आपका क्या ख्याल है अपॉइंटमेंट्स पर, ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। जी, वो जैसा मैं कह रहा था कि मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि ये केयर टेकर है कि नहीं है। ये 90 डेज के लिए आई है, ये 6 महीने, बिकॉज यू सी ये दिस इज द की क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। अगर आप ये पूछें कि ये क्या कर सकते हैं या क्या करेंगे, क्योंकि अगर तो 90 डेज के लिए आए हैं तो फिर तो प्रीटी मच कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो बट लेट अस अस्यूम, हम आपका वो पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि चले जी 90 टू 180 डेज के लिए आए हैं, ये 3 से 6 महीने के लिए आए हैं, तो फ्रैंकली देयर इजंट अ होल लॉट यू कैन डू इन 6 months टाइम। हैविंग सेड दैट, सम कुछ की चीजें की जा सकती हैं, आई कैन गो ओवर दोज विद यू। मेरे ख्याल से शमशाद अख्तर साहिबा जो हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड चॉइस। आई मीन शी हैज अ वेरी गुड नेम, शी इज अ वेरी प्रोफेशनल लेडी। उन्होंने जो पहले भी काम किया स्टेट बैंक एज अ स्टेट बैंक गवर्नर, उन्होंने स्टेबलाइज किया था सारा कुछ। लेकिन ये है कि उन्होंने ऐसे टाइम पे अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री का चार्ज संभाला है, द मोस्ट जिसको कहते हैं मुश्किल वक्त है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। मेरे ख्याल से वकार मसूद साहब जो हैं वो प्रॉबली रेवेन्यू डिवीजन का चार्ज उनको दिया जाएगा, सो वो एफबीआर वगैरह की तरफ देखेंगे। एंड आई होप कि अगर वो एफबीआर का देख रहे हैं तो उसके अंदर एफबीआर के अंदर जो चेंजेस हैं जिसकी हम बहुत बात करते रहे हैं, उसका कम से कम कुछ बुनियाद तो डालेंगे। लेकिन वकार साहब के पास एक बहुत टॉल ऑर्डर, बहुत हाई माउंटेन टू क्लाइंब है, जो एफबीआर के रेवेन्यूज जो हैं वो आई बिलीव वो 9500 बिलियन के करीब इकट्ठा करने हैं। सो लेट्स सी वो उसके अंदर क्या करते हैं। एज फार एज जो आपकी फाइनेंस इकोनॉमिक अफेयर्स वगैरह, देखिए अपहोल्डिंग ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस, वो तो आई एम श्योर शमशाद साहिबा जो है वो खुद रह चुकी हैं, तो दिस इज समथिंग दैट शी विल परस्यू। दरमियान में मुदाखलत नहीं करेंगी। एंड देखिए जो की चीज मैं समझता हूँ जो वो कर सकती हैं इवन 6 महीनों के अंदर, तो मैं उनको ये एडवाइस करूंगा कि सारी चीजें छोड़ के तो प्राइवेटाइजेशन के पीछे पड़ जाए। ओके। देखें, ये क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, इसके कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, एंड अगर इन्होंने ये कर लिया, ये देखिए 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर कोई खास चीज नहीं हो सकती है, लेकिन ये लो हैंगिंग फ्रूट अगर उन्होंने एक आधा भी कर लिया ना, पीआईए पकड़ लें, स्टील मिल्स पकड़ लें, डिस्कोस पकड़ लें, वो जो 7-8 हमारे डिस्कोस हैं उनमें से एक जो है उसको प्राइवेटाइज कर दें, ठीक तरीके से प्राइवेटाइज करें, तो उसकी बुनियाद एक पड़ जाएगी। यू सी यू विल शो द इनकमिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट कि जी अब आपने इसको कैसे करना है, और उनके ऊपर प्रेशर होगा फिर फ्यूचर गवर्नमेंट के अंदर कि जी अगर ये एक छोटी सी मियाद के लिए एक आई है गवर्नमेंट, अगर वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो आई थिंक उनको
तमाम चीजें छोड़ के इसको प्रायोरिटी नंबर 1 पे करना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन इसके ऊपर करें। कपल ऑफ अदर थिंग्स जो कि मैं सोच रहा था उसमें, देखें रोल ओवर उनको करना पड़ेंगे लोन्स वगैरह, वो यूएई, सऊदी अरेबिया, चाइना से, वो तो अब एक यूजुअल सी कहानी बन गई हुई है। एंड होपफुली यू नो शी विल प्रॉब्ली सिट डाउन क्वाइटली विद आवर चाइनीज काउंटरपार्ट्स और कुछ रिस्ट्रक्चरिंग अगर हो सके चाइनीज लोन्स की, उसके ऊपर ये काम करती रहेंगी। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर प्राइवेटाइजेशन जो वो कर सकती हैं, वो आईएमएफ के साथ बैठ के एक 3 साल का जो एग्रीमेंट, जो ये 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट जब खत्म होगा मार्च के अंदर, उसकी बुनियाद रख सकती हैं। वो 3 साल का जो एग्रीमेंट होना है जो कि पाकिस्तान को बचा सकेगा फिर। सो आई थिंक इफ आई वाज टू समराइज, तो ये फाइनेंस, रेवेन्यू, इकोनॉमिक अफेयर्स, प्राइवेटाइजेशन, ये सारे के अंदर मेरे ख्याल से 2 टेक होम पॉइंट्स है। नंबर 1 इज प्राइवेटाइजेशन एंड नंबर 2 इज के आईएमएफ का जो 3-year प्रोग्राम है उसको उसकी बुनियाद रखें। बड़ी अहम आपने बात कही है, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा बताइए, आपका तजुर्बा भी रहा है प्राइवेटाइजेशन का, जो प्रोसेस था 90s में आपने करीब से भी देखा, बाद में भी, इतने कम टाइम में हारून भाई प्राइवेटाइजेशन हो सकती है? फर्स्ट करें, देखें जैसे लेट्स टेक द पीआईए फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, वो आपके ख्याल से कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं होगा कि वो पहले आप पार्टीज को बुलाएंगे, बिडिंग होगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉ होंगे, ये 6 महीने में 7 महीने में हो सकता है ये काम? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये पिछले 30 साल से हो रहा है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब है कि एवरीवन नोज एग्जैक्टली व्हाट टू डू। उसके पता नहीं कितनी दफा ये इसकी ट्राई हो चुकी है, कितनी दफा नई कंपनीज बन चुकी हैं, कितनी दफा नए प्लान्स आ चुके हैं, कितनी दफा एडवाइजर्स अपॉइंट हो चुके हैं। सो इफ अगर तो यू नो बंदा करने पे आए तो ये हो सकता है। और व्हाट बेटर टाइम टू गेट इट डन देन व्हेन यू डू नॉट हैव अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, जिनके ऊपर ये यू नो हड़तालें शड़तालें, ये जो यूनियंस वगैरह बाहर आ जाते हैं एंड ऑल दैट, यू नो यू नीड टू सिट विद देम, यू नीड टू एक्सप्लेन टू देम कि देखिए आपके बेनिफिट में भी है, ऐसी कोई बात नहीं अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, आप उसको इस तरह से प्राइवेटाइज करें कि कोई इफेक्ट ना हो। सो आई पर्सनली थिंक इट इज डूएबल। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज डूएबल। ठीक है जनाब। तो अच्छा, दूसरी ये बात जो डिसिप्लिन की बात है, क्योंकि देखिए फिस्कल डिसिप्लिन लाना होगा। एक तो एक्सचेंज रेट का मुझे ये पता है कि जाती तौर पे शमशाद अख्तर साहिबा जो हैं वो इसी चीज में यकीन रखती हैं कि डॉलर का जो रेट है वो मार्केट रेट होना चाहिए, उसको मैनिपुलेट करके ऊपर नीचे जैसे अभी हो रहा था। लेकिन अगर डॉलर ऑलरेडी आपने देखा होगा ऊपर चलेगा, 300 को क्रॉस कर चुका है, मतलब अच्छा, अभी अगर 310, 315, 320 पे जाता है तो उसका फिर इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट भी आएगा। वो अब आप ये बताइए कि ये तो फिर बड़ा मसला नहीं हो जाएगा? बड़ी, ये तो मजीद अनपॉपुलर हो जाएंगे केयर टेकर्स। मतलब आई नो सियासी गवर्नमेंट्स को तो बहुत होता है, केयर टेकर्स पे शायद इतना प्रेशर नहीं होगा। तो उसके लिए कोई ऐसी रेमेडीज हो सकती हैं जो अलोंग साइड गवर्नमेंट करे, जहां से लोगों को इन्फ्लेशन डायरेक्टली हिट ना करे? नहीं नहीं, लुक आई मीन आई वांट टू बी वेरी स्ट्रेट ऑन दिस। देखिए बात ये है कि दैट्स व्हाई मैंने ये कहा था कि ये 3 से 6 महीने के अंदर प्रीटी मच यू नो वो क्या कर सकते हैं सिवाय यू नो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के। और ये मतलब ये आपने तो इतना बड़ा सवाल कर दिया है, इसके ऊपर तो पूरी एक सेपरेट डिबेट की जरूरत है क्योंकि देखिए इसको कंट्रोल करना जो है ना, पाकिस्तान रुपये की डिप्रिसिएशन, इसके इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स, it's all linked. It's all linked with your exports. It's all linked with your imports. It's all linked with your economic policy. It's linked with your trade and commerce policy. It's linked with your planning. It's linked with your IT policy. It's linked with तो एक wholesome आपको एक plan जो कि हम कर रहे हैं solutions for पाकिस्तान के अंदर, अभी मेरे से 5-6 कर चुके हैं। तो मतलब it's not कि आप वन लाइनर देखे नहीं कह सकते। ये मैं आपको बता दूं कि क्योंकि अब इंपोर्ट कंप्रेशन जो पिछली गवर्नमेंट ने की थी उसको ये आहिस्ता आहिस्ता रिलीज कर रहे हैं, जो कि आईएमएफ के साथ एग्री किया है, तो रुपये के ऊपर तो प्रेशर पड़ेगा। सी वी हैव टू अंडरस्टैंड रुपीज जस्ट लाइक एनी अदर कमोडिटी, और सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर उसकी मार्केट जो है वो डिटरमिन करती है रेट। तो यू नो अगर आप अपनी इंपोर्ट्स खोलेंगे, क्योंकि इट्स एन इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, आप इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा करते हैं कंपेयर टू व्हाट यू एक्सपोर्ट, तो आपके रुपये के ऊपर तो प्रेशर पड़ेगा और वो डिक्लाइन हो, उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। सो मैं आई डोंट सी रुपी अप्रिशिएटिंग इन एनी वे, और उसकी इफेक्ट भी आएगा, और वो आएगा तो शमशाद साहिबा जो है वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगी, इंटरेस्ट रेट कम नहीं होने जा रहे। ठीक, तो यानी कि बेसिकली जो अभी फिर चल रहा है मामला,
वही चलेगा अनफॉर्चुनेटली, कि जो हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर रहेंगे, इन्वेस्टमेंट पे असर होगा, कम हो जाएंगी, मतलब ये कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है कम इन्वेस्ट करेंगे जब आपको क्रेडिट इतना महंगा मिलेगा। तो बिल्कुल सही। यानी कि एक स्टैगफ्लेशन जिसे कहा जाता है, लो ग्रोथ हाई इन्फ्लेशन, वही सूरत हाल रहेगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो अगला बैच जरा देखें, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, उसके वजीर गौहर एजाज साहब, आपके भी आई एम श्योर आप मिले भी होंगे उनसे। मैं ज़ाती तौर पर तो नहीं जानता, लेकिन उनका एक स्टेटमेंट मैंने देखा कल, मैंने थोड़ी सी एक क्रिटिकल ट्वीट भी कर दी, लोग उस पर मुझे बड़ा फीडबैक दे रहे हैं कि आप तनकीद बनाए तनकीद करें। उन्होंने कहा कि $80 अरब के ऊपर मैं एक्सपोर्ट्स को लेके जा सकता हूं, या ले जाने का इरादा है, या ले जाऊंगा। तो मैंने तो यही कहा था कि ऐसे इस टाइम में कैसे होगा। बहरहाल आप क्या समझते हैं कि ये एक्सपोर्ट्स के, आई मीन, गौर साहब कुछ कंट्रीब्यूट कर सकेंगे? हैं तो इंडस्ट्री के, ही नोज इट वेरी वेल, एप्टमा के चेयरमैन भी रहे हैं माजी में, तो क्या कहेंगे इस पे? मैंने आपका ट्वीट पढ़ा था। गौहर इज अ गुड फ्रेंड, आई हैव नोन हिम फॉर अ व्हाइल, very professional person. Obviously, he's an industrialist, he's a businessman, he understands the ins and the outs of doing business in Pakistan, and he has foreign exposure as well. So, uh, he's a good choice. ठीक। जहां तक आपका सवाल है कि 80 बिलियन, अब आई एम नॉट श्योर वो उन्होंने किस सेंस में कहा है कि क्या वो 80 बिलियन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को वहां पहुंचाने का कहा है, या उसके अंदर इंपोर्ट कंप्रेशन भी इन्वॉल्व है, या उसमें आईटी की एक्सपोर्ट्स भी इन्वॉल्व है, क्योंकि आईटी जनरली स्पीकिंग एक सेपरेट मिनिस्ट्री है, एक सेपरेट हेड के तौर पे ट्रीट किया जाता है। सो आई एम नॉट श्योर, मुझे उसकी डिटेल पता लगेगी तो मैं कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि गौहर के पास, अगर किसी के पास सबसे ज्यादा कोई चांस है टू डिलीवर, तो वो गौहर के पास है। एंड मैं आपको उसकी रीजन बता देता हूँ। देखें, हमारी जो एक्सपोर्ट्स है ना, वो 3-4 मेन एक्सपोर्ट्स हैं हमारी। वो इस दफा जो थी हमारी, वो 27-28 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स हुई हैं। उसमें से 17 बिलियन डॉलर तो आपकी टेक्सटाइल्स हैं। एंड यू नो, he's been the chairman, and now I think he's a patron of Aptema. So, you know, no better person who knows Aptema and textiles more than him. तो what he can do is, क्योंकि ये 3 से 6 महीने के अंदर काम होने वाले नहीं है ये 80 बिलियन डॉलर, he knows it as well, लेकिन वो पॉलिसी डेफिनेटली ऐसी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि वो अगले 2 से 3 साल में हम उस डायरेक्शन में आ जाएं जहां हमारी एक्सपोर्ट्स जो है इस लेवल पे पहुंच सकें। And we're hoping to do 14 million bales of cotton this year, which is a very good sign. But according to him, मैं बड़ा खुश हुआ उनकी स्टेटमेंट देख के कि ये 2 बेल्स पर एकड़ के हिसाब से हम 14 मिलियन बेल्स करेंगे। जबकि ये अभी सेंट्रल एशिया में गए थे, तो मैं इनका सुन रहा था कि 4 बेल्स पर एकड़, मतलब डबल प्रोडक्शन हो सकती है। सो 28 मिलियन बेल्स के ऊपर जा सकती है। वो कैसे होना है? सो इनका फोकस मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, अगर ये पॉलिसी बना जाए कि हमारी यील्ड पर एकड़ जो कॉटन की है, क्योंकि कॉटन जो है वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो वो मैं अभी आपको उसके भी नंबर्स दे दूंगा कि हम ये कॉटन वगैरह जो है, $2.5 बिलियन की कॉटन हमने इंपोर्ट की है। तो सो इंपोर्ट जो है वो सब्स्टिट्यूशन हो सकती है अगर हमारी इसकी यील्ड पर एकड़ बढ़ जाए। तो उसके लिए मेरा गौहर को जो है वो मशवरा ये होगा कि तारिक महमूद साहब जो है वो फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एप्टमा हैं, एंड ही इज आल्सो पार्ट ऑफ द पाकिस्तान प्लान। उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च की हुई है कि कॉटन की यील्ड कैसे बढ़ाई जाए। तो उनके साथ गौहर मिलें एंड उनसे जो है डिटेल्ड आइडियाज वगैरह लें एंड ऑल दैट। 17 बिलियन टेक्सटाइल आपकी है, उसके बाद 5 बिलियन जो है आपका फूड ग्रुप है, जिसके अंदर आपकी राइस, बेसिकली 2 बिलियन की राइस है, फिर फिशरीज हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह एंड ऑल दैट। एंड आई वाज हैप्पी टू सी दैट गौहर हैज आइडेंटिफाइड हलाल फूड के अंदर मैसिव पोटेंशियल जो है वो, एब्सोल्युटली हमने उस पर बहुत काम किया हुआ है। तो लेकिन उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, एबरटॉर्स बनाने की जरूरत है, कोल्ड स्टोरेज बनाने की जरूरत है, उसके अंदर डिलीवरी वैन्स जिनके अंदर ये एसी लगे होते हैं वो बनाने की जरूरत है। आपको पूरी वैल्यू चेन एस्टेब्लिश करने की जरूरत है, जो कि आपकी प्रोडक्शन से लेके तो एक्सपोर्ट तक चले। आपको वहाँ पे ट्रेसेबिलिटी अपने प्रोडक्ट्स के अंदर लाने की जरूरत है दुनिया के अंदर के, यानी कि वो किस तरह से बना रहे हैं, आप अपने एनिमल्स को किस तरह से कौन सी फूड दे रहे हैं और कौन से इंजेक्शंस लगा रहे हैं वगैरह वगैरह, उनकी सेहत का कैसे ख्याल रख रहे हैं। इसी तरह आपकी
ये एग्रीकल्चर साइड के ऊपर वेजिटेबल्स वगैरह. सो आई मीन इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट गोना हैपन इन 3 to 6 months, लेकिन उसकी बुनियाद आप पॉलिसी ऐसी बना सकते हैं कि ये काम होना शुरू हो जाए. तो अच्छा, फिर आपके जो है वो 2-2.25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स, कारपेट्स, रग, स्पोर्ट्स, लेदर, फुटवेयर वगैरह इस टाइप की कटरी, जेम्स, हैंडीक्राफ्ट वगैरह वो हैं. उसमें आप कितना इंक्रीज कर सकते हैं. और बाकी ये प्लास्टिक्स, फार्मा केमिकल्स 1.5 बिलियन, और इंजीनियरिंग गुड्स 300 मिलियन, ऑटो पार्ट्स वगैरह, और सीमेंट 200 मिलियन. तो मतलब ये सारा कुछ मिला के 27 बिलियन आपका है. तो एज आप देखिए ना, इसके अंदर बेसिकली आपके दो ही ग्रोथ चैप्टर्स हैं. एक टेक्सटाइल है जिसके अंदर आप टेक्सटाइल की इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ा ली तो वो $2.5 अरब आप बचा सकते हैं इंपोर्ट्स में, राइट. और दूसरा जो है वो आपका ये हलाल फूड है. सो आई एम हैप्पी कि गौहर ने ये दो चीजें आइडेंटिफाई की हैं. इसकी वो बुनियाद रख सकते हैं, लेकिन 3 से 6 महीने में आई डोंट थिंक कि वो कोई इतना बड़ा इफेक्ट उसका हो सकता है. अब थोड़ा सा मैं आपको, अगर इफ यू अलाउ मी, तो मैं आपको थोड़ा इंपोर्ट्स का बता दूं, क्योंकि ये बड़ी क्रिटिकल, यू सी, ये ट्रेड एंड कॉमर्स जो है ना, यही इसी में सबसे ज्यादा स्कोप है. तो इंपोर्ट्स की जो है वो आपको ये बताऊं कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो $50-55 की इंपोर्ट्स हुई हैं पिछले साल. अब उसके अंदर $1 अरब की वीट हमने मंगाई है. तो अब आप इसमें हम कितनी दफा बात कर चुके हैं कि वीट जो है वो हमें उसकी यील्ड पर एकड़ इंक्रीज करने की जरूरत है, सीड वगैरह, और किस तरह से वीट जब हम 22 मिलियन एकड़ के ऊपर उगाते हैं तो हम कंपीटिंग क्रॉप्स, जिसके अंदर आपकी दालें और आपके जो एडिबल ऑयल हैं वो नहीं फिर बोई जाती, उसको नहीं प्लांट किया जाता. तो इसलिए वो हमें पल्सेस एंड एडिबल ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है. तो ये मैं गौर से कहूंगा, ये डॉक्टर हामिद जलील से मिले हैं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है कि किस तरह से वीट की प्रोडक्शन बढ़ानी है. आपको सिर्फ सीड जो है वो अच्छा प्रोड्यूस करना है, जिससे आप 22 मिलियन की बजाय 18 मिलियन एकड़ के ऊपर आप वीट उगाएंगे और आप डबल कर देंगे उसकी प्रोडक्शन. ना सिर्फ आप अपने कौम को खिलाएंगे, अफगानिस्तान को खिलाएंगे, बल्कि एक्सपोर्ट भी करेंगे. और जो 4 मिलियन एकड़ आपका बच जाएगा, उसके अंदर आप दालें और एडिबल ऑयल, जो कि कंपीटिंग क्रॉप्स हैं, उसी सीजन में होती हैं, वो फिर लगाएं, ताकि उससे आप 4 बिलियन का आप इंपोर्ट करते हैं एडिबल ऑयल. तो अब आप देखें, सॉरी, $5 बिलियन का एडिबल ऑयल, $800 मिलियन की दालें, $500 मिलियन की चाय. तो वो एक तो एलिमेंट है एक्सपोर्ट बढ़ाने का, लेकिन अगर आप इंपोर्ट कम कर देना तो वो बात तो यही है, आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम हो रहा है. तो डॉक्टर हामिद जलील से जरूर मिलें गौहर, उन्होंने बहुत इसके ऊपर काम किया हुआ है. एंड बाकी रॉ कॉटन मैंने आपको बताया $2.5 अरब की इंपोर्ट हो रही है. इसकी यील्ड पर एकड़ बड़े तारिक महमूद साहब से बात करें, वो आपको बताएंगे. फिर $3.5 बिलियन के मेटल्स वगैरह, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम वगैरह, तो फोकस करें माइनिंग के ऊपर. एंड एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि गाड़ियों की जो मैन्युफैक्चरिंग, वो $3-4 अरब की हम इंपोर्ट करते थे, पिछले साल 1.3 बिलियन पे आ गई है वो. तो अब देखना ये है कि गौहर साहब क्या करते हैं, वो उसी पॉलिसी को चलाते हैं कि अगर आपने गाड़ियां यहाँ मैन्युफैक्चर करनी है तो आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, या फिर वो CKD और वो नॉकडाउन यूनिट्स वगैरह जो है वो उसी के ऊपर वापस इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे. सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप मेरे ख्याल से. एंड फाइनली रजा, ऑन दिस $18 बिलियन की हमारी इंपोर्ट जो है वो $50-55 बिलियन वो ऑयल एंड गैस है. उसके ऊपर आपको पता है, मैं तो कब से कह रहा हूं कि हमें यूनाइटेड स्टेट्स से एक वेवर लेना चाहिए, और ईरान के साथ हमें ऑयल एंड गैस के ऊपर ट्रेड शुरू करनी चाहिए. सो दिस इज अनदर पॉइंट जो कि ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है, और लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में यही हमारे पास रास्ता है आगे. अच्छा, बहरहाल वक्त को देखते हुए जरा बाकियों पे आते हैं. समी सईद साहब पुराने मंजे हुए ब्यूरोक्रेट हैं, प्लानिंग का उनको मिला पोर्टफोलियो. जैब खान पहले प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड जो पंजाब में उसके सरबराह रहे हैं, फिर अभी शहबाज शरीफ के एडवाइजर भी थे.
आहद चीमा शहबाज शरीफ के बड़े करीबी ब्यूरोक्रेट वो भी इस कैबिनेट में, शायद अशरफ तारड़ को कम्युनिकेशन एंड वर्क्स दिया है। तो ये 5, ये तो मैंने नाम आपको बताए, अच्छे खासे पुराने डीएमजी के घाघ अफसर। एक तो नौजवान है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया आहद। बाकी तो इनके बारे में भी थोड़ा बताइएगा, आपको आई एम श्योर आप मिले भी होंगे इनसे, कि आपको इनसे क्या तवक्कुआत है या क्या इनसे तवक्को हमें करनी चाहिए। आई थिंक प्लानिंग मिनिस्ट्री के अंदर देखें, जहांजेब साहब तो एक आई थिंक वो कंटिन्यूएशन है, क्योंकि वो पीटीआई की गवर्नमेंट में भी थे, फिर शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ट्रू। में भी थे, और यू नो ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस काइंड ऑफ 360। तो एक तो वो कंटिन्यूएशन के लिए अच्छी डिसीजन है वो SIFC के ऊपर। फिर अभी वो डेप्यूटी चेयरमैन भी उनकी अपॉइंटमेंट हुई है प्लानिंग कमीशन की। So he will be working hand in hand with Sami Said Saab, and I know both of them well. Sami Saab जो हैं, as you said, chairman planning पंजाब के रहे हैं, तो अच्छी चॉइस है। बट एज आई सेड, यू नो 3 to 6 months में आप क्या बेसिकली प्लान कर सकते हैं? सो इट्स गोइंग टू बी मोर ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस पॉलिसीज। और बाकी जो आपने तारड़ साहब की बात की, और बकार मसूद साहब हैं, चीमा साहब हैं, देर ऑल मतलब देखें, ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर बड़े अच्छे नाम हैं, दीज आर गुड पीपल, इनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो इनसे होप तो यही है कि अच्छी चीज ही बाहर आएगी। जी, अच्छा, इंशाल्लाह, बिल्कुल। तो और इसके अलावा आपने देखा कि फॉरेन अफेयर्स में वो हैं जलील इबास जिलानी, जो कि बड़े मंझे हुए ब्यूरोक्रेट हैं। मैं तो उनको काफी पसंद करता हूँ, क्योंकि वो देखे ना, एक आपका कॉन्डक्ट ही होता है एज ए डिप्लोमेट, कि आप एक अच्छे तरीके से कंडक्ट करें, नुमाइंदगी करें, जो भी आपके अपने। लेकिन उसमें रजा देखें, अगर जलील साहब एक काम कर जाएं, जैसे कि मैंने कहा कि वो शमशाद साहिबा जो है वो अगर प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ये अच्छे, अगर जलील साहब हमें यूनाइटेड स्टेट से वेवर दिलवा दें ईरान के साथ ट्रेड करने का, तो ये बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट होगी। सो बाकी सब जैसे चल रहा है चलता रहे, लेकिन ये एक काम करा दें जो कि हो सकता है 3 से 6 महीने में। जी, बिल्कुल हो सकता है। चलिए, आई होप के जलील साहब ये देखें, नहीं तो क्लिप काट के भेज दूंगा उनको कि आपका मशवरा सुने और कुछ अमल भी करें। तो अच्छा, और फिर इंटीरियर के, जो कि बहुत अहम मिनिस्ट्री है, इंटीरियर, उससे पहले जरा हम थोड़ा इकोनॉमी के ऊपर कर रहे थे, तो दो और बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं। एक है IT की मिनिस्ट्री, जिसमें उमर सैफ हैं। तो उमर सैफ, आई डोंट नो हिम पर्सनली, आई नो ऑफ हिम। तो वो मैंने जब पंजाब गवर्नमेंट छोड़ी थी उसके बाद आए थे वहां पे, तो उनकी बड़ी अच्छी अपना अचीवमेंट्स हैं। एंड उनको ऑब्वियसली ऑलराउंड गवर्नमेंट का भी एक्सपीरियंस है, प्राइवेट सेक्टर का भी है। तो मेरी तो उमर साहब से यही रिक्वेस्ट होगी, आई एम श्योर दैट इज व्हाट ही इज गोइंग टू बी डूइंग, कि आप जनाब, क्योंकि दोनों साइडों का आपको तजर्बा है, तो खुदा के वास्ते स्टेट बैंक वालों को उनको समझाएं, उनको एजुकेट करें कि IT कैनॉट बी डेल्ट विद एज एनी अदर कन्वेंशनल सब्जेक्ट। तो स्टेट बैंक वाले जो है वो IT को भी उस तरह से डील करते हैं कि जैसे यू नो वो नॉर्मल इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, टेक्सटाइल की हो रही है, या ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स की हो रही है, ये IT वो वाला एनिमल नहीं है। तो इसको टोटली डिफरेंट तरीके से डील करने की जरूरत है। इसी तरह FBR वाले भी जो है वो अपना वो नोटिस पे नोटिस बेचारों को भेजी जाते हैं। so they gotta stop doing that. IT is our savior. तो वो देखिए ना, वो पहले तो पीनट्स था, फिर 1 बिलियन पे आया, अभी इट्स अप्रोचिंग 3 बिलियन। यू नो ये पिछले 2-3 सालों के अंदर ये 3 बिलियन पे पहुंच गया। तो इसकी आप समझे कि ये लीप फ्रॉग करता है, इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ये 3 बिलियन जो है ये अब सीधा 9 बिलियन पे पहुंच सकता है। ये बहुत बड़ा इसका स्कोप है। तो आई एम श्योर उमर साहब जो, मेरी उमर साहब को रिक्वेस्ट होगी, सज्जाद किरमानी साहब जो हमारे पाकिस्तान प्लान के, उनको जरूर बुलाएं और उनकी डिटेल में उनकी बातें सुने, उनकी एडवाइस लें। एंड जो दूसरी ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थी, वो है जी मोहम्मद अली साहब, जो कि पावर एंड पेट्रोलियम के मिनिस्टर बने हैं। सो एज आई सेड के पेट्रोलियम में तो वो ईरान के साथ अगर कोई ट्रेड डील हो जाए, और पावर में जैसे मैंने कहा कि डिस्कोस को अगर ये मोहम्मद अली साहब इसी तरह से उनको छोटा करके एक आधे को वो अगर प्राइवेटाइज कर दें, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी उनके लिए। जी, बिल्कुल, बहुत आपने ये अहम था नुक्ता। तो बस अब चलते चलते इंटीरियर की बात कर लेते हैं, जो आपको पता है कि बड़ी अहम मिनिस्ट्री भी है, आई मीन बड़ी पावरफुल मिनिस्ट्री भी है। और अभी जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है पिछले चंद महीनों से, उसमें एक सेंट्रल रोल रहता है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में मैं ये कहूंगा कि उनको मिला है इंटीरियर, ह्यूमन
रिसोर्स डेवलपमेंट, ओवरसीज एंड नारकोटिक्स, और राइट। जावेद सोराब मलिक साहब SAPM ऑन ओवरसीज। तो उनको मैं यही कहूंगा कि मैं तो बेहतर है कि इंटीरियर के ऊपर कमेंट ना करूं, क्योंकि हमें पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इंटीरियर के अफेयर्स कौन चलाता है, उनको चलाने दें। मैं बुक्टी साहब को एडवाइस करूंगा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में फोकस करें, स्किल्स डेवलप करने के लिए। वो सिटी एंड गिल्ड्स यूके और GIZ जर्मनी और हमारे चाइनीज काउंटर पार्ट्स के साथ एग्रीमेंट्स हुए हैं, उनको फॉलो अप करें और मैक्सिमम जितने हम स्किल्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं वो करें। इसी तरह 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तान से बाहर हैं, उनके मसाइल के ऊपर तवज्जो दें, ये भी, और जावेद सोराब मलिक साहब भी। बाकी इंटीरियर के इश्यूज मेरे ख्याल से वो जहाँ पे हो रहे हैं वो आपके और मेरे वो चेंज तो नहीं होंगे। हाँ, वो जरा थोड़ा सा चेंज नहीं होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें हारून भाई, ये आपकी बात तो बिल्कुल सही है। जो कुछ होता है, ये स्पेशली 9 मई के बाद जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, और जो भी आज भी शाह महमूद कुरैशी को अरेस्ट किया गया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में, देखिए हमें तो यही कहना है ना कि भाई ड्यू प्रोसेस आप फॉलो करें, आप उसको उसका पीछा ना छोड़ें। आइन उसकी जमानत देता है, इंटरनेशनल चार्टर्स ये बात करते हैं, और हमारा तो देखिए प्रिंसिपल्ड पोजीशन है कि XYZ पार्टी से गरज नहीं हमें यह है कि हर पाकिस्तानी शहरी, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान से बाहर, उसको ड्यू प्रोसेस मिलना चाहिए। लेकिन रजा भाई देखे ना, ये जो है काम, जब तक आपकी लोकल गवर्नमेंट नहीं आएगी, आपकी पुलिस लोकलाइज नहीं होगी, जब तक पुलिस इज नॉट आंसरेबल टू द पीपल, ये काम तब तक नहीं होने वाला है। ये सेंट्रलाइज तरीके से तो फिर यही होगा। बाय द वे, एक मिनिस्ट्री आपने मुझसे इतनी पूछ ली, एक मिनिस्ट्री मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, तो वो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। उसके कौन है मिनिस्टर? वो जी उसके मिनिस्टर मुर्तजा सोलंकी साहब, और हमारे कॉलीग रहे हैं अंटिल 2-3 दिन पहले तक। तो जारी बात है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है, क्योंकि मेरे तो वो दोस्त भी हैं, पुराने कॉलीग भी हैं। लेकिन देखिए, मुर्तजा सोलंकी साहब का इंतखाब जो किया गया है इस केयरटेकर गवर्नमेंट में, वो जिस तरह से हुआ है, मैं ऑफ कोर्स ये एक प्रॉब्लमेटिक बात होती है कि जब जर्नलिस्ट दुनिया में, ऑल्दो दुनिया में हर मुल्क में जाते हैं जर्नलिस्ट। देखिए बोरिस जॉनसन तो खुद एक कॉलमनिस्ट और एडिटर रहा था जब प्राइम मिनिस्टर बन गया यूके का। और भी बड़े एग्जांपल्स है पाकिस्तान में, बेतहाशा एग्जांपल्स है, शहरी रहमान, मलिया लोधी, मुशाहिद हुसैन वगैरह वगैरह, लॉन्ग लिस्ट अभी। लेकिन मैं समझता हूं कि वो एक बात जो है वो प्रॉपर नहीं होती। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सेप्शन इसलिए लूंगा कि एक तो सारी बात है, मेरे दोस्त हैं, हमारे कॉलीग हैं, आप भी जानते हैं उनको। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने सफर बहुत किया। देखें, जब वो अमेरिका से अपना ग्रीन कार्ड वार्ड छोड़कर, नौकरी छोड़ के पाकिस्तान आए 2007-8 में, यहाँ पे आके रेडियो पाकिस्तान में तैनाती हुई, वो खत्म हुई गवर्नमेंट, तो उसके बाद बेरोजगार हो गए। अच्छा, अब वो मसला ये होता है कि चूंकि PPP की गवर्नमेंट ने उनको लगाया था, तो नून लीग की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा ये तो जाला है, PPP का वर्कर है, इसको कहीं नहीं, ना टीवी में जगह मिले, ना PTV में, ना रेडियो में। अच्छा, उसके बाद बड़ी मुश्किलों से इंडस्ट्री ने देखा, एक प्राइवेट चैनल ने उनको हायर किया। जब वो हायर किया तो हालात बदल गए। अच्छा, देन ही वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ द PPP नाराज हो गई, और उन्होंने कहा ये तो नून लीग के हक में बातें कर रहा है, क्योंकि उस वक्त आपको होता है कि नवाज शरीफ को निकाल रहे थे वगैरह। फिर इमरान खान साहब आ गए, उन्होंने भी इनको आते कहा कि जी ये तो बड़ा क्रिटिकल है, इसको फारिग कर दो। फिर 2018 से निकल गए वो, फिर बेरोजगारी। अब देखें कि एक सीनियर बंदा है, उसको आप घर बिठा देते हैं उसके व्यूज की वजह से, जो भी है। तो मेरा तो ये पॉइंट था कि उनका फिर हमारे साथ बुनियाद दौर में आ गए, हम उनको वो मैच तो नहीं कर सकते जो प्राइवेट मीडिया या गवर्नमेंट के पर्क्स जो होते हैं। लेकिन ही कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। देखिए 4 साल हारून भाई एवरी डे विदाउट फेल, संडेज को भी ही वाज अवेलेबल एंड ही डिड वर्क विद अस। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि मैं समझता हूं उनकी विंडिकेशन है, और उनकी विंडिकेशन ये जरूरी थी कि ये होना, क्योंकि इस तरह से जो ट्रीट किया जाता है जर्नलिस्ट को, चाहे वो इस दौर में हो, पिछले दौर में हो, आने वाले दौर में, आज इमरान रियाज भी अंदर है, मैं उसके भी हक में बात करता हूं, उसके साथ भी ज्यादती हो रही है। तो मतलब ये तो हमारे दोस्त रहे हैं सोलंकी साहब, तो इसलिए मैं समझता हूं कि ही इज अ गुड चॉइस। लेकिन ही इज इन अ वेरी डिफिकल्ट मिनिस्ट्री। उनको हर मुश्किल फैसला इस गवर्नमेंट का डिफेंड करना पड़ेगा या उसको समझाना पड़ेगा। अब अल्लाह करे कामयाब हो, लेकिन ये कि मैंने उनको ये कह दिया था कि ये आसान काम नहीं है, ये मुश्किल रास्ता है। बहरहाल आप जरूर जाएं,
क्योंकि ये आपका इसमें एक विंडिकेशन है। तो मेरा तो ये सोलंकी साहब से मेरी जो मुलाकातें हुई, आई फाउंड हिम टू बी, देखें आपके तो दोस्त हैं, आपके कॉलीग इतनी देर रहे हैं एंड ऑल दैट, तो मेरी उनसे जो जान पहचान है वो स्प्रेड ओवर perhaps just over a year. I found him to be a very professional person and professional of his field. एक तो पर्सनालिटी भी प्रोफेशनल है और वो इस फील्ड के प्रोफेशनल हैं मीडिया के, मतलब ही हैज स्टडीड, वो यूनाइटेड स्टेट्स में ये उन्होंने पढ़ा लिखा है, सो दिस इज हिज प्रोफेशन. Or so the hope is he's a good choice because he's a professional of this field. And the hope is, और जो आप सही कह रहे हैं, चैलेंज ये है, and the hope is कि अगर कोई प्रोफेशनल बंदा फाइनली आ ही गया इस मिनिस्ट्री के अंदर, बड़ी देर बाद आया कोई प्रोफेशनल बंदा, तो अब यही चैलेंज है कि क्या वो एक बैलेंस रखते हैं कि नहीं. And of course, I mean, we hope that he'll be able to do that, and lots of prayers and good wishes for him. अल्लाह ताला हमको काम करे. बिल्कुल, अल्लाह कामयाब करे उनको. बहरहाल ख्वाजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, और इंशाल्लाह नाजरीन नेक्स्ट वीक हम फिर आएंगे एक और एपिसोड के साथ. उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ कोई एक्सपर्ट मौजूद हो, और लेकिन ये कि हम ये सिलसिला जारी रखेंगे आने वाले महीनों हफ्तों में कि पाकिस्तान की जो दरीना मसाइल हैं उनका हल, उनकी तफ्तीश की जाए, और जब तक हम उनको समझेंगे नहीं हम उनका हल नहीं निकाल सकते. इसी के साथ आप आज के लिए खुदा हाफिज.